everyone, welcome to my YouTube channel Vidgyan Academy. I'm CA Krishna Moda, and in today's video we're going to cover two crucial accounting concepts, which is capital expenditure and revenue expenditure. Now, understanding these concepts is essential for accurate financial reporting and for making important business decisions. Now, why is it important for accurate financial reporting? बिकॉज जब तक आप सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर लेते हो वेदर अ ट्रांजैक्शन इज कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर, आप सही से अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना नहीं सकते हो. इसलिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी सही से बन पाएगा जब आप सही से आइडेंटिफाई कर पाओ वेदर अ ट्रांजैक्शन इज कैपिटल इन नेचर और रेवेन्यू इन नेचर. सो मास्टरिंग दीज concepts is significantly going to impact your financial planning and analysis. So let's start today's video on capital and revenue expenditure. Subscribe to my channel Vidgyan Academy for free accountancy lessons and more latest tips and tricks on accountancy. आइए फिर चलिए समझते हैं होता क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली हमारा उस टाइप का एक्सपेंडिचर है जिनसे हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो हमें मिलेगा फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. मतलब अगर हम वो एक्सपेंडिचर को हम स्पेंड करते हैं तो उससे मिलने वाली जो बेनिफिट्स हैं हमें वो सिर्फ इस साल तक लिमिटेड नहीं है, बट फॉर मैनी ईयर्स हमें वो बेनिफिट एंजॉय करने मिलेगा. सो बेसिकली ये कौन से टाइप के एक्सपेंडिचर हुए? ये हमारे कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स, मतलब फिक्स्ड एसेट्स अगर हम बिजनेस में खरीद रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट्स हमारे कौन से एसेट्स होते हैं जो हम रीसेल के लिए नहीं खरीदते, बट हम खरीदते हैं जिससे कि हमें बेनिफिट जनरेट हो बिजनेस में फॉर मेनी इयर्स टू कम. समझ आ रहे? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो सारे लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स हैं जिसका बेनिफिट सिर्फ एक साल में लिमिटेड नहीं है, बट वो बिजनेस को फायदा देगा फॉर मेनी इयर्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर है तब जो हम इंकर भी सेम साल में कर रहे हैं और बेनिफिट भी हमें उस एक्सपेंडिचर से सेम साल में रिसीव हो रहा है. तो ये कैसा टाइप का एक्सपेंडिचर हुआ? जैसे क्या एग्जांपल हुआ? जैसे वापस से अगर हम एसेट्स खरीद रहे फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, लेट्स से हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है. ट्रेडिंग का बिजनेस में हम गुड्स खरीदते हैं फिर उसको रीसेल करते हैं. तो अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं उस पे भी हमारा एक्सपेंडिचर इंकर हो रहा है. अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. क्यों? क्योंकि हम गुड्स खरीदते हैं जिससे कि हम उसको सेम ईयर में जनरली रीसेल करना चाहते हैं. तो अगर हम कोई परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स, देन इट बिकम्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो इसमें एक्सपेंस भी हम सेम ईयर में इंकर कर रहे हैं और उससे बेनिफिट भी हम सेम ईयर में एंजॉय कर रहे हैं. इसका बेनिफिट आपको सेम ईयर में लिमिट हो जा रहा है, ये आपको बाकी सालों में आप बेनिफिट इसका एंजॉय नहीं कर पा रहे. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि लॉन्ग टर्म है, जब हम ये एक्सपेंडिचर इंकर करते हैं हम इसको फिर बैलेंस शीट में दिखाते हैं क्योंकि ये हमारे लिए जो एक्सपेंडिचर इंकर हो रहा है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स पे इंकर हो रहा है और वो सारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हम अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं. और वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि उसका बेनिफिट विद इन द सेम अकाउंटिंग ईयर जनरली हम एंजॉय करते हैं तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं. ये मेन डिफरेंस है बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं देयर इज वन मोर टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो थोड़ा यूनिक टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. वो क्या है? दैट इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे तो वो सारे हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं जो हम सेम साल में इंकर कर रहे हैं और उसी साल में हम उसका बेनिफिट भी इंजॉय कर रहे हैं. बट ऐसे भी कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं जो ऑल्दो हम एक साल में वो एक्सपेंडिचर इंकर तो कर रहे हैं पर उसका बेनिफिट भी हो सकता है हम फॉर मोर देन वन ईयर एंजॉय करें. ये एक टाइप का एक्सेप्शन होता है. क्लियर है? ये कैसा फिर इसके एग्जांपल क्या होगा इस टाइप के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का? तो समझिए अगर कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कोई साल में इंकर कर रहे हैं, जैसे कि क्या? जैसे लेट्स सपोज आप कोई कैंपेन रन कर रहे हो
किस टाइप का कैंपेन? एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कैंपेन। अब उस कैंपेन को रन करने के लिए आप बहुत बड़ा एक हेवी एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हो। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो है तो रेवेन्यू इन नेचर, क्योंकि आप उसको जो है इंकर सेम साल में कर रहे हो, पर इसका जो बेनिफिट है कई बार एक साल से ज्यादा आप जो कैंपेन रन करोगे हो सकता है उसका बेनिफिट आप एक साल से ज्यादा एंजॉय करो। और क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बहुत सब्सटैंशियल एक्सपेंडिचर होता है, बहुत हैवी एक्सपेंडिचर होता है, तो जनरली क्या होता है हैवी एक्सपेंडिचर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ रिलेट कर पाते हैं, पर बिकॉज दिस इज रेवेन्यू इन नेचर और ये बहुत सब्सटैंशियल एक्सपेंडिचर है, तो हम क्या करते हैं, हम वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर को एक साथ सेम ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते, हम उसको अपोर्शन कर देते हैं ओवर अ फ्यू इयर्स, और हम उसको फिर प्रोपोर्शनेटली हर साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो हम दिखाएंगे तो सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट विल ओनली शो अ पोर्शन ऑफ सच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड जो बाकी एक्सपेंडिचर रहेगा हम उसको बैलेंस शीट में वापस से लेकर चलेंगे। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, दिस इज अ यूनिक टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर which we know as deferred revenue expenditure. So this is the gist, this is the difference between capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बोले वो हमेशा हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम एक पोर्शन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, और जो बाकी पोर्शन रहेगा जितना हम नहीं दिखा रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट ट्रीट करेंगे। समझ आ गया? Let us now look at the differences between all these three types of expenditure, which is basically capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. So the first difference is capital expenditure is incurred for acquiring fixed assets. So जैसा कि हमने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने के लिए जो है जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और फॉर मेकिंग एडिशंस टू द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स, और फॉर इंक्रीजिंग द इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, और फॉर acquiring benefits of an enduring nature or a valuable right. So एक एक करके समझे इसका क्या मतलब हो रहा है। सो फिक्स्ड एसेट्स हमें पता है क्या होता है, जो एसेट्स कंपनी या बिजनेस खरीदती है फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द बिजनेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दीज आर एसेट्स विच आर नॉट परचेज फॉर रीसेल। ये हम अपना बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो एसेट्स हम खरीदते हैं हम उसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। सो या तो हम इंकर करें जो एक्सपेंडिचर फॉर अक्वायरिंग न्यू फिक्स्ड एसेट्स या फॉर मेकिंग एडिशंस टू द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपके पास कोई मशीनरी है, वो मशीनरी से लेट्स से आप 1000 टन अपना कोई माल प्रोड्यूस कर पा रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है आपका बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, आप उस मशीनरी का कैपेसिटी बढ़वा रहे हो, आप उस मशीनरी का कैपेसिटी आप कुछ उसमें चेंजेस ऐसा कर रहे हो जिससे वो 1000 टन की जगह लेट्स से 1500 टन आपको माल प्रोड्यूस करके दे पाएगी। तो वो जो आप एक्सपेंडिचर इंकर करोगे अपने मशीनरी पे सो दैट आप उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा पाओ, सो आप एडिशन कर रहे हो उस एग्जिस्टिंग मशीनरी में, उस एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट में, सो दैट इज ऑल्सो योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। For increasing the income earning capacity of the business or for acquiring benefits of an enduring nature or a valuable right. इसका मतलब है आप ऐसा कोई बेनिफिट आप अचीव कर रहे हो कोई एक्सपेंडिचर इंकर करके जो बहुत ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। जैसे क्या वैल्यूएबल राइट से क्या मतलब हुआ, जैसा अगर आप कोई कॉपीराइट या आप कोई पेटेंट खरीद रहे हो अपने बिजनेस के लिए जिससे आप अपना बिजनेस में ज्यादा पैसे कमा पाओ, तो वो क्या है आपके लिए, वो कॉपीराइट या पेटेंट क्या हो रहा है, वो एक लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगा आपके बिजनेस को। ऑल्दो वो इनटैंजिबल, आप देख नहीं सकते उस चीज को, पर वो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है
वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं है आप जो एसेट खरीद रहे हो, लॉन्ग टर्म एसेट खरीद रहे हो, वो टैंजिबल ही हो, वो इनटैंजिबल भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एनी वैल्यूएबल राइट। क्लियर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर acquiring assets for resale at a profit or for conversion to finished goods, for maintaining fixed assets in good working condition, or other routine expenditure incurred in day-to-day operations of the business. So ये हमारे वो सारे टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हैं जिससे बेनिफिट जो हम एंजॉय करेंगे वो हम सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही पूरा का पूरा बेनिफिट एंजॉय कर लेंगे। वो हो सकता है हम कुछ परचेज कर रहे हो गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, या हम हो सकता है कुछ गुड्स खरीद रहे हो फॉर कन्वर्जन, हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसको हम कन्वर्ट करें फिनिश प्रोडक्ट में, तो वो भी हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या है? इट इज एन एसेट, बट वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वाई? बिकॉज हम सेम अकाउंटिंग पीरियड में उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। या अगर हम और कोई भी डे टू डे एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में हम करते हैं और उससे बेनिफिट हम सेम ईयर में एंजॉय कर पा रहे हैं, तो वो सारे हमारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। Deferred revenue expenditure, it is a revenue expenditure that although is incurred in one accounting period, the full benefit is not consumed in the same period. Either because बहुत सब्सटैंशियल एक्सपेंडिचर है, हम उसको एक साथ बुक्स में नहीं दिखाना चाहते, या बेनिफिट इटसेल्फ हम उसको ओवर अ लेट्स से सेवरल इयर्स हम एंजॉय करेंगे। जैसे हम बोले एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अगर हम रन करते हैं। क्लियर है? The benefit is not consumed in one accounting period but spreads over several periods. ये हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बोल रहे हैं। हम सेम अकाउंटिंग पीरियड में पूरा का पूरा बेनिफिट नहीं हम पूरा कंज्यूम कर ले रहे, बट इट स्प्रेड ओवर मल्टीपल ईयर। अगर हम कोई मशीनरी खरीद रहे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, अब वो मशीनरी से हम सालों साल गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। जरूरी नहीं है हम सारा का सारा गुड्स एक ही साल में हम प्रोड्यूस कर लेंगे, उसके बाद मशीनरी हमें हटाना पड़ेगा। मशीनरी तो लॉन्ग टर्म होता है, हम उसको उससे जो बेनिफिट है ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स एंजॉय कर पाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द फुल बेनिफिट इज कंज्यूम्ड इन द सेम पीरियड। और deferred revenue expenditure, the benefit is not consumed in one accounting period but spreads over several periods, just like capital expenditure. तो ये एक यूनिक टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूजुअली डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड मतलब लेट्स से हम कोई मशीनरी खरीद रहे हैं 10 लाख रुपए का, अब उसका लेट्स से मशीनरी का लाइफ है 10 साल। 10 साल के बाद वो मशीनरी स्क्रैप हो जाएगा, उससे और हम प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वो 10 लाख को ओवर 10 इयर्स हम उसका एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हर साल हम 1-1 लाख रुपया लेट्स से उसको एक्सपेंडिचर को हम बुक्स में दिखाएंगे। सो ये 1 लाख रुपया जो हम हर साल एक्सपेंडिचर को बुक्स में दिखाएंगे, ये हमारे लिए क्या होगा? डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख रुपया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा एज डेप्रिसिएशन, बाकी 9 लाख हम पहले साल में बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्लियर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच इट इज इंकर्ड। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Deferred revenue expenditure is written off over a series of years, just like your capital expenditure. तो revenue expenditure जो यूनिक टाइप का होता है जिसको हम deferred revenue expenditure बोलते हैं, उसका एक पोर्शन हम उस ईयर में हम उसको एज रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, बाकी पोर्शन हम कैपिटलाइज कर दे रहे हैं। इसलिए ये वापस से इट इज अ मिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? Capital expenditure is shown in the asset side of the balance sheet under fixed assets. Revenue expenditure is shown in the trading or profit and loss account. Deferred revenue expenditure appears in the asset side of the balance sheet under miscellaneous expenditure. तो ये दोनों ही बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो पोर्शन हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं वो हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंडर दिखाएंगे। दिस इज वेयर द डिफरेंस कम्स इन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रेजेंटेशन एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का प्रेजेंटेशन। एक पोर्शन दोनों का हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, बट जो पोर्शन हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे फिक्स्ड एसेट्स के केस में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में हम फिक्स्ड एसेट्स के अंडर दिखाएंगे,
वेराज हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसेट साइड में ही मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंडर हम उसको दिखाएंगे। क्लियर है प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। हम इस टाइप के एक्सपेंडिचर हर महीना तो हम इंकर नहीं करते और जरूरी भी नहीं हम हर साल इंकर करेंगे ही करेंगे। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? वो रेकरिंग इन नेचर है। हम जो गुड्स खरीदेंगे, परचेज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, वो तो अगर आप उसमें डील करते हो उस गुड्स में, तब तो आपको ऑलमोस्ट हर महीने या हर हफ्ते भी हो सकते हैं आप गुड्स परचेज करोगे और फिर आप उसको सेल करते जाओगे, इसलिए इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर। या आप और कोई भी एक्सपेंडिचर जैसे रेंट, अगर आप हर मंथ रेंट पे कर रहे हो तो वो भी क्या है? रेकरिंग इन नेचर, क्योंकि वो हर मंथ है। सो ये सारे हमारे एक्सपेंडिचर जो है रेकरिंग इन नेचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेकरिंग इन नेचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हम बोले क्योंकि इट्स एन एक्सेप्शन, इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। क्लियर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, in case the business is discontinued, some value will be realized out of the fixed assets। तो जो मशीनरी हम खरीदे हैं, अगर हम लेट्स से अगले साल बिजनेस बंद कर देते हैं तो हम उस मशीनरी को क्या करेंगे? फिर तो हम उसको बेच देंगे किसी को, और बेचने पे हमें कुछ अमाउंट उससे मिल जाएगा, तो उससे हम सेल करके कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो बेसिकली इन केस बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर से कुछ वैल्यू रियलाइज हो जाएगा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में क्या है? द क्वेश्चन ऑफ एनी वैल्यू रियलाइजेशन डज नॉट अराइज इन केस द बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड। तो अगर हम लेट्स से कोई रेंट पे कर रहे हैं या हम कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल इंकर कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये तो हम जब इंकर किए तभी हम उसको बुक्स में ट्रीट भी कर दिए एज एन एक्सपेंडिचर। उससे कोई रेकरिंग, ये हम क्या बोले, उससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट हम गेन नहीं कर पा रहे। तो अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है तो ये सब चीज तो ऐसे नहीं है जो आप बेच सकते हो, तो क्वेश्चन ऑफ वैल्यू रियलाइजेशन डज नॉट अराइज। क्लियर है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में वापस से इफ द बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड, नो वैल्यू विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम डेफर्ड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये भी एक एक्सपेंडिचर है, इससे कोई लॉन्ग टर्म एसेट हम नहीं अक्वायर कर रहे हैं। जैसे कोई कैंपेन है, मार्केटिंग कैंपेन है, आप सोचे आप एक बड़ा एक्सपेंडिचर इंकर करोगे अपने मार्केटिंग पे, जिससे आपको जो है बेनिफिट 5 साल तक होगा, लेकिन अगर आप वो बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दे रहे अगले ही साल में, तब क्या हो रहा है? तब आप बेनिफिट, आप उसको लॉन्ग टर्म में आप उसको रियलाइज कर ही नहीं पाए, और जब आप बिजनेस बेच रहे हो तो आपको क्या कोई वापस मिलेगा वो खर्चा जो आप कर दिए? नहीं। सो वापस से नो वैल्यू विल बी रियलाइज फ्रॉम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लास्ट डिफरेंस क्या है? इन केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, it is usually incurred on assets which remain with the business for a long time। तो हम बोले it is incurred to acquire long term assets for the business। Revenue expenditure is incurred on items which will not be held by the business at the end of the year। हम जो गुड्स भी खरीद रहे हैं, हम उसको सेम ईयर में जो है सेल करके हम अपना रेवेन्यू रियलाइज करने की कोशिश करते हैं इन केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। In case of deferred revenue expenditure, it does not involve acquisition of any assets। So इसमें assets का ही कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि हम जो खर्चा कर रहे हैं उससे कोई asset generate नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? ये तो हम जैसे कोई बड़ा एक्सपेंडिचर कर दिए, बस उसका बेनिफिट हमें सालों साल मिले, हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज कर रहे हैं। क्लियर है? अब आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंफ्यूज मत कीजिएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ। हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी पढ़े हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कौन से टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं? जो हम एक्सपेंस डे टू डे ऑपरेशंस में इंकर करते हैं, पर उसका जो बेनिफिट है हमें अगर उस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिल रहा है, तो उसको हम एज प्रीपेड एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। जो हमारे रेकरिंग एक्सपेंसेस तो होते हैं, पर कई बार उस एक्सपेंस से जो बेनिफिट हमें मिल रहा है वो हमें सेम अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिल रहा है, बट हमें अगले साल का जो बेनिफिट हमें मिलेगा उसका एक्सपेंस हम इस साल में अगर इंकर कर देते हैं, हम उसको प्रीपेड एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे क्या? जैसे अगर हम लेट्स से कुछ एडवांस पेमेंट कर देते कोई एक्सपेंडिचर का, जैसे अगर हम प्रीपेड रेंट पे कर रहे हैं,
हमारा नेक्स्ट ईयर का कोई रेंट है जो हम इसी साल पे कर दे रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको प्रीपेड रेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस जो है वो कौन से अकाउंटिंग पीरियड का है, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का है, लेकिन उसका पेमेंट हम कब कर दिए, हम इस अकाउंटिंग पीरियड में कर दिए। तो करंट अकाउंटिंग पीरियड में क्योंकि हम उसका पेमेंट कर दिए, हम उस एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, हम उसको प्रीपेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और हम क्या करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड आएगा हम उस एक्सपेंस को रिवर्स कर देंगे। हम इस साल जब पे कर रहे हैं लेट्स से प्रीपेड रेंट, तो हम उसको कैसे जर्नलाइज करते हैं, बोलते हैं प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और प्रीपेड रेंट अकाउंट हम बोलते हैं बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि एक तरीके से हमारे लिए एसेट हो जा रहा है, हमारा जो इसका बेनिफिट है वो हमें बाद में मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड शुरू होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे। हम अब क्या करेंगे, इसको प्रीपेड रेंट जो हम डेबिट किए थे उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो क्या है, रेंट। तो हम रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट करके जो हम प्रीपेड रेंट को बुक किए थे पिछले अकाउंटिंग पीरियड में उसको हम रिवर्स कर देते हैं। सो ये होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम बोले ये एक बड़ा एक्सपेंडिचर होता है जो हम इस अकाउंटिंग पीरियड में इंकर तो करते हैं, पर उससे बेनिफिट्स हमें ओवर अ फ्यू अकाउंटिंग पीरियड्स हमें एंजॉय करने मिलता है। और हम बोले हम इसको एसेट साइड में तो दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, बट इसको हम कहां दिखाएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। वेराज हम प्रीपेड एक्सपेंस को हम बोले थे कहां दिखाएंगे, हम करंट एसेट्स के अंदर दिखाते हैं। क्लियर है? तो इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, किससे, प्रीपेड एक्सपेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम जनरली रिलेट करते हैं कैपिटलाइज करने से, हम उसका कुछ पोर्शन कैपिटलाइज कर देते हैं, बट प्रीपेड एक्सपेंस को हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे, हम उसको एज करंट एसेट्स ही हमेशा ट्रीट करेंगे। आइए चलिए फिर एक बार डिफरेंसेस देख भी लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस के अंडर द नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर इज मोर प्रिसाइज एंड द ड्यूरेशन ऑफ द बेनिफिट कैन बी डिटरमिन्ड। प्रिसाइज क्यों? क्योंकि एक तरीके का हमारा रेकरिंग एक्सपेंडिचर होता है, हमें पता है कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होने वाला है, हमें ऑलरेडी पता रहता है वो अमाउंट। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में द ड्यूरेशन ऑफ द बेनिफिट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड एंड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद प्रिसिशन। तो हमें कितने साल का बेनिफिट मिलेगा अंडर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें नहीं पता, बट जब हम प्रीपेड एक्सपेंस बुक करते हैं हमें पता रहता है हम कौन से पीरियड का जो एक्सपेंडिचर हम पे कर रहे हैं, तो उस पीरियड में जाके हम उसको रिवर्स कर देते हैं। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम गैस ही कर पाते कि ये एक्सपेंडिचर हमें 4 साल बेनिफिट देगा, 2 साल देगा, 5 साल देगा, हम इसको एग्जैक्टली बता नहीं सकते, बस एक एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर है? प्रीपेड एक्सपेंस में these expenses are generally recurring in nature. Example, quarterly rent paid in advance in the first month of each quarter. तो हम एक साथ 3-3 महीने का रेंट पे करते हैं क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में, तो हमारे लिए बाकी जो 2 मंथ्स रहते हैं उसको जो हम एडवांस में कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। In case of deferred revenue expenditure, these are generally non-recurring in nature. Example, preliminary expenditure incurred in the formation of a joint stock company. अब जब आप एक कंपनी सेटअप करते हो, आप बहुत सारे लीगल एक्सपेंसेस इंकर करते हो जो कि बहुत सब्सटैंशियल भी होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको चाहिए होता है, जैसे कि आपको आपके डायरेक्टर्स को जैसे DIN चाहिए होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारे जो है बड़े बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं। आप जैसे अगर अपने कंपनी को लिस्ट करते हो स्टॉक एक्सचेंज में, तो लिस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे आपके एक्सपेंडिचर निकल के आते हैं। तो ये सारे एक्सपेंडिचर जो आप कंपनी सेटअप करते समय करते हो, आप उसको ट्रीट करते हो एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये बहुत ही सब्सटैंशियल होते हैं नेचर। अगर आप इसको एक साथ पहले ही साल में दिखा दोगे तब आप बहुत बड़ा लॉस इंकर करोगे, जो कि सही नहीं भी है, क्योंकि ये लॉस एक्चुअली क्या, ये एक अबनॉर्मल नेचर, ये वन टाइम एक्सपेंस था। इसको आपको आइडियली क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्दो ये रेवेन्यू इन नेचर है, बट आप इसको एक साथ अगर दिखाते हो आप बहुत बड़ा लॉस आप पहले साल में बुक करोगे, जो कि एक गलत पिक्चर पोर्ट्रे करेगा आपके स्टेक होल्डर्स को। जो भी आपका बैलेंस शीट और जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखता है उनको एक बहुत गलत जो है पिक्चर ये देगा।
इसलिए आप क्या करोगे, आप उसका एक पोर्शन इस साल इंकर करके दिखाओगे और बाकी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए दिस इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? नेक्स्ट, prepaid expenses appears as current assets in the balance sheet, whereas deferred revenue expenditure appears under miscellaneous expenditures in the asset side of the balance sheet. Prepaid expenses, the entry for prepaid expenditure is reversed in the beginning of the new financial year. ये हम समझ लिए क्या होता है। In case of deferred revenue expenditure, it is written off over a series of years. इसमें कोई रिवर्सल नहीं है, आप बस क्या कर रहे हो, आप इसको अपोर्शन कर दे रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और हर साल आप उतना उतना एक्सपेंडिचर आप बैलेंस शीट से हटा के प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करते चले जा रहे हो। क्लियर है? तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिटवीन प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए फिर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अब हम पढ़े कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमें समझ में आ गया क्या होता है। अब वही चीज आप अप्लाई कर दोगे रिसीप्ट्स के केस में भी। रिसीप्ट्स मतलब इनफ्लो ऑफ कैश। तो कोई भी टाइप का रिसीप्ट आपके बिजनेस में जो आ रहा है वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कैपिटल या तो रेवेन्यू इन नेचर। कैपिटल इन नेचर में कौन से टाइप के रिसीप्ट्स हो जाएंगे हमारे। अब अगर हम कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदे, हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन हम बोले थे अगर कोई फिक्स्ड एसेट हम बिजनेस जब डिसकंटिन्यू करते हैं या फॉर एनी अदर रीजन हमें सेल करना पड़ता है कोई फिक्स्ड एसेट, तो उससे भी कोई रिसीप्ट जो आएगा बिजनेस में हम उसको कैपिटल इन नेचर ही तो मानेंगे। अगर वो एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर था तो उससे जनरेट होने वाला रिसीप्ट भी हमारे लिए कैपिटल ही होगा। तो जो रिसीव्स बिजनेस में जो कैश इनफ्लो होगा बिकॉज ऑफ सेलिंग एन आइटम ऑफ कैपिटल नेचर, दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसीप्ट। दूसरा अगर हम एग्जांपल ले तो अगर हम कोई कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करें, जितना भी हम कैश या कोई भी चीज हम जो बिजनेस में लगाते हैं हम उसको कैपिटल बोलते हैं। अब हमारे लिए जो रिसीप्ट भी है, जो कैश इनफ्लो भी है, जो हम कैपिटल की तरह इंट्रोड्यूस करें वो भी हमारा क्या होगा, कैपिटल रिसीप्ट ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमें वापस करना होगा किसको, ओनर को। हमारा कैपिटल जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में वो हमें रीपे करना पड़ता है किसको, ओनर को। तो एक तरीके से हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। सो कैपिटल रिसीप्ट के फॉर्म में जो कैपिटल आ रहा है बिजनेस में इट हैज टू बी रीपेड। लेकिन रेवेन्यू रिसीप्ट के केस में वो लाइबिलिटी नहीं होता, वो हमें किसी को रीपे नहीं करना होता है। हमारे लिए रेवेन्यू रिसीप्ट तो वो सारे रिसीप्ट्स होते हैं बिजनेस में जो भी हम इनकम कमाते हैं इन आवर डे टू डे ऑपरेशंस। जैसे जितना भी हमारा रिसीप्ट्स आ रहा है ऑन सेलिंग द गुड्स वो हमारे लिए है तो इनफ्लो ऑफ कैश, पर उसका नेचर क्या होगा, वो रेवेन्यू नेचर होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैपिटल रिसीप्ट में पहला डिफरेंस क्या है, इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिजल्ट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एग्जांपल, कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस बाय द ओनर और सेल ऑफ मशीनरी। रेवेन्यू रिसीप्ट के केस में बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ गेन व्हिच इज नॉट रीपेएबल और रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ करंट एसेट्स। एग्जांपल, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंट रिसीप्ट्स एटसेट्रा। तो अगर हम कोई अपना प्रीमाइस लेट्स से हम लेट आउट करते हैं, हमें उस पर रेंट मिलता है, तो वो भी क्या होगा, इट इज रेवेन्यू इन नेचर। क्लियर है? सेकेंड डिफरेंस क्या है, कैपिटल रिसीप्ट के केस में इट इज एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट, वेयर एज रेवेन्यू रिसीप्ट के केस में इट अपीयर्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल रिसीप्ट में द इफेक्ट ऑफ दिस रिसीप्ट इज लॉन्ग टर्म स्प्रेडिंग ओवर नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स, whereas revenue receipt में the effect of this receipt is short term and is exhausted within the current accounting period. Clear है? ये almost same differences चल रहे जो हम पढ़े थे capital expenditure और revenue expenditure के केस में भी। Capital receipt creates revenue receipts. Example, capital introduced to set up a new plan that will generate more revenue for the business. तो capital receipt क्या करेगा, it helps in generating revenue receipt। जैसे कि हम कोई मशीनरी जब सेटअप करते हैं उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इनकर करते हैं, पर वो इंटर्न क्या करेगा, हेल्प करेगा हमें इन अर्निंग रेवेन्यू रिसीप्ट ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स।
तो उससे अगर हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करने वाली मशीन अगर सेटअप कर रहे हैं तो वो गुड्स को हम सेल करके रेवेन्यू रिसीव जनरेट कर पाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन रेवेन्यू रिसीव विल नॉट एक्चुअली हेल्प अस इन क्रिएटिंग एनी कैपिटल रिसीव। क्लियर है? कैपिटल रिसीव के केस में इट इज इरेगुलर एंड नॉन रिकरिंग इन नेचर, whereas revenue receipts arises from day to day operations and is recurring in nature। क्लियर है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, हम समझ लिए व्हाट इज द डिफरेंस। मेन डिफरेंस क्या है? एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एग्जॉस्ट होने वाले को ही हम ट्रीट करते हैं एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। एक हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, एक हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। एक का बेनिफिट हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंजॉय करते हैं, एक हम सेम अकाउंटिंग पीरियड में एंजॉय कर लेते हैं जिसमें हम एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं। ठीक है? आई होप अब आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक आई सेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है? हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है? हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करता है, उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमें सही से आइडेंटिफाई करना वेदर ट्रांजैक्शन इज कैपिटल इन नेचर और रेवेन्यू इन नेचर। उससे हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंपैक्ट होता है। इसीलिए इट इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमारे लिए सही से जानना वेदर ट्रांजैक्शन इज कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। चलिए अब कुछ हम स्टेटमेंट्स देखते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं वेदर दोस ट्रांजैक्शंस आर कैपिटल इन नेचर और रेवेन्यू इन नेचर। देखिए फिर, तो ये जो मैं अभी आपके साथ प्रॉब्लम्स देखूंगा, आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक मोनीलाल दास विच इज आईएससी अकाउंटेंसी बुक फॉर क्लास 11। तो अगर आपके पास है, आप इसमें देख पा रहे हो प्रॉब्लम नंबर है, आप साथ साथ अपने बुक में भी देख सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप साथ में स्क्रीन पे देखते हुए साथ साथ सम आप भी सॉल्व करो। ठीक है? चलिए, तो पहले प्रॉब्लम नंबर 3, नंदाराम कुंडलिया sells and services computers. State which of the following are capital expenditure and which are revenue expenditure, giving reasons for your answer. So सबसे पहले बोल रहे हैं purchase of computer for office use. So purchase of computer for office use मतलब हम कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट है ये। इससे जो बेनिफिट होगा वो तो हम काफी साल एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर तो लॉन्ग टर्म होता है, हम एक साल में कंप्यूटर हटाते नहीं है, एटलीस्ट 4-5 साल कंप्यूटर चल जाता है, तो बेनिफिट हमें 4-5 साल मिलेगा इससे। तो ये क्या होगा? दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? नेक्स्ट, परचेज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर रीसेल। अब यहां पे हम बोल रहे हैं कि ये जो बिजनेस ओनर है ये किस काम में है? ही इज इन दी बिजनेस ऑफ सेलिंग एंड सर्विसिंग कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर रिपेयर भी करते हैं और सेल भी करते हैं। यहां पे हम बोल रहे हैं ये कंप्यूटर खरीदते फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। अगर हम बोले हम गुड्स परचेज करते फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, तो ये क्या हो जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, क्योंकि हम सेम ईयर में बेनिफिट एंजॉय कर ले रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू सर्विस कंप्यूटर्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? क्योंकि ये जो ओनर है बिजनेस का, ये कंप्यूटर सेल भी करते हैं, रिपेयर भी करते हैं। यहां बोल रहे हैं कुछ ट्रैवल एक्सपेंस इंकर किया है टू सर्विस कंप्यूटर्स, मतलब कहीं गया होगा कंप्यूटर रिपेयर करने। तो ये भी किस टाइप का एक्सपेंस है? डे टू डे ऑपरेशंस में ये एक्सपेंस इंकर हो रहा है, सो इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स टू सर्विस कंप्यूटर्स। स्पेयर पार्ट्स मतलब क्या? कंप्यूटर में कोई छोटा मोटा पार्ट होगा जो खराब हो गया, अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो हमें अभी ये देखना होगा इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमें ये देखना होगा क्या ये पार्ट रिप्लेस करने से लाइफ ऑफ द कंप्यूटर क्या बढ़ जा रहा है, यूजफुल लाइफ ऑफ कंप्यूटर
इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज। अगर कंप्यूटर 5 साल का था, उसके अंदर कोई पार्ट खराब हो जाता, हम रिप्लेस करते उसे, कंप्यूटर का लाइफ तो और इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो ऐसा कुछ पार्ट अगर हम रिप्लेस करते हैं तो इसको हम रेगुलर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ही कंसिडर करेंगे। क्लियर है? सो दिस विल ऑल्सो बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनलेस ऐसा कोई पार्ट हो जो बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट हो कंप्यूटर का, जो अगर हम रिप्लेस करते हैं उससे कंप्यूटर का लाइफ बढ़ जाता है, या उससे लेट्स से कोई मशीनरी है, उसका कोई पार्ट रिप्लेस करने से जो प्रोडक्शन, जो बेनिफिट हम इंजॉय कर रहे हैं वो बढ़ जा रहा है। अनलेस ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर हो, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानेंगे। अगर उसका हम बेनिफिट इंक्रीज कर पाते ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर करके, तब तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। लेकिन इस केस में इट इज ओनली अ स्पेयर पार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, वेजेस ऑफ मैकेनिक, तो ये भी हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैकेनिक उसका कोई स्टाफ ही होगा। नेक्स्ट, वेजेस ऑफ ऑफिस स्टाफ, वापस से दिस इज अ डे टू डे expenditure, so this is also a revenue expenditure. Telephone charges, this is also a revenue expenditure. Purchase of tools for servicing work, यहां बोल रहे हैं हम कुछ टूल्स खरीद रहे हैं और हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सर्विसिंग का ही है। तो अगर हम कोई इक्विपमेंट खरीदे जो हमें हेल्प करेगा इन आर सर्विसिंग वर्क, तो वो तो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ये एक तरीके से एक मशीनरी हो गया जो हमें सालों साल इट विल हेल्प अस इन आर बिजनेस, जो बेनिफिट मिलेगा वो ओवर सेवरल ईयर्स मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, indicate briefly giving your reasons in each case which of the following represent capital receipt, capital expenditure, revenue income, revenue expenditure in respect of the नाबो डे सोशल क्लब। तो कोई सा क्लब है, उसमें हमें बोल रहे हैं कि जो एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है, वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल इन नेचर, या रिसीव्स भी अगर है तो हमें बताना कैपिटल रिसीप्ट है या रेवेन्यू रिसीप्ट है। सो पहला, परचेज ऑफ न्यू पियानो, तो कोई क्लब है सोशल क्लब, उसके लिए कोई पियानो खरीदा जा रहा है जिससे उसके मेंबर्स इंजॉय कर पाए, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, वापस से उसका बेनिफिट इंजॉय किया जाएगा ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स, इट इज अ लॉन्ग टर्म एसेट, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बी, एनुअल सब्सक्रिप्शंस रिसीव फ्रॉम मेंबर्स, तो सब्सक्रिप्शन हमें हर साल मिल रहे हैं मेंबर से, तो इट इज अ रेकरिंग इनकम फॉर अस, और ये क्लब के लिए इट इज एन इंपॉर्टेंट इनकम। क्लब कमाएगा किससे? सब्सक्रिप्शन से ही कमाएगा। बाकी तो वो एंजॉयमेंट के लिए, लोगों के लिए वो काफी कुछ खरीद रहे, कर रहे, बट उसका इनकम कहां से आएगा, किससे, किस इनकम से वो ये सब एक्सपेंस कर पाएगा? वो सब्सक्रिप्शन वगैरह से ही कर पाएगा। सो दिस इज अ रेवेन्यू रिसीव फॉर द सोशल क्लब। नंबर सी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, अब अगर कोई बैंक डिपॉजिट है उससे हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो ये कौन सा रिसीप्ट होगा? ये भी रेवेन्यू रिसीप्ट होगा। कोई कैपिटल हम बेच के, कोई लॉन्ग टर्म एसेट तो बेच के रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे, हमारा कोई स्पेयर इनकम होगा जिसको हम बैंक में डिपॉजिट करके रखे, हर साल उससे इनकम कमा रहे हैं। सो इट इज अगेन अ रेवेन्यू रिसीप्ट फॉर द क्लब। नेक्स्ट, परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी मतलब कुछ छोटे मोटे स्टेशनरी आइटम्स होंगे, पेन, पेंसिल, पेपर, तो ये सब क्या है, बहुत छोटे नेचर के, और इसका बेनिफिट भी क्या है, जनरली सेम ईयर में आप कोई पेन खरीदते हो तो जनरली 1 महीने 2 महीने में उसका इंक आपको रिप्लेस करना पड़ता है या पेन रिप्लेस करना पड़ता है। सो दीज आर ऑल वेरी स्मॉल एक्सपेंसेस एंड इट इज पार्ट ऑफ योर डे टू डे ऑपरेशंस। सो दिस इज ऑल्सो योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, सेल ऑफ क्लब्स ओल्ड ऑफिस टाइपराइटर, सो यहां पे हम बोले ऑफिस टाइपराइटर सेल करके कुछ रिसीप्ट जनरेट हो रहा है, तो ऑफिस टाइपराइटर जब हम खरीदे होंगे इट वुड हैव बीन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम उसको बेच के कुछ पैसे हमें मिल रहे हैं, तो वो किस नेचर का होगा? इट विल बी रेवेन्यू इन नेचर, सॉरी इट विल बी कैपिटल इन नेचर। ये कैपिटल होगा क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट बेच के, हम बोले जब रिसीव्स हमारे पास आ रहा है, दैट विल बी कैपिटल इन नेचर। नेक्स्ट,
सेल ऑफ क्लब्स ओल्ड ऑफिस टाइपराइटर, तो ये ऑफिस टाइपराइटर क्या है, बेसिकली ये फिक्स्ड एसेट है, ये जब हम खरीदे होंगे तब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किए होंगे, और ये टाइपराइटर से जो बेनिफिट हम इंजॉय किए होंगे वो ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स इंजॉय किए होंगे। अब जब हम ऑफिस टाइपराइटर को बेच के जो रिसीप्ट जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम सेलिंग ऑफ दी फिक्स्ड एसेट, हम बोले वो हमेशा किस टाइप का रिसीप्ट होता है, वो कैपिटल रिसीप्ट होता है। सो दिस इज अ कैपिटल रिसीप्ट फॉर द सोशल क्लब। So question number 18, state the nature, capital or revenue of the following expenditure which were incurred by B. Barrow during the year ending 30th June 2024. Number 1, rupees 580 was spent on repairing a second hand machine which was purchased on 15 July 2023, and rupees 320 was paid on carriage and freight in connection with its acquisition. तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है इस प्रॉब्लम में। पहला बोल रहे हैं, पहला अमाउंट जो स्पेंड हो रहा है, इट इज ऑन रिपेयरिंग अ सेकेंड हैंड मशीन विच वाज परचेज्ड ऑन 15 जुलाई। तो कोई सेकेंड हैंड मशीन हम खरीद रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम सोचे मशीन एक बार सेकेंड हैंड खरीद लेते हैं सस्ते में, उसको हम रिपेयर करके फिर काम में ले लेंगे। तो बिकॉज हम उसको जो ठीक कराएंगे सेकेंड हैंड मशीन खरीद के, हम क्या बोलेंगे, जो रिपेयर में खर्चे आएंगे हमारे, इट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हम उसको रिपेयर कराएंगे हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। और हम बोले अगर हम कुछ भी फिक्स्ड एसेट अक्वायर करते उसके एक्विजिशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हम इंकर करेंगे दैट विल बी पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट। तो यहाँ पे क्योंकि सेकेंड हैंड मशीन है उसको रिपेयर किया जा रहा है सो दैट वी कैन मेक इट यूजेबल, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं 320 was paid on carriage and freight in connection with its acquisition, वापस से एक्विजिशन से रिलेटेड ये एक्सपेंस है, सो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हो जाएगा। दोनों यहाँ पे दो पार्ट है, दोनों पार्ट ही हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, रुपीज 120 was paid in connection with carriage on goods purchased। तो हम यहाँ बोले गुड्स परचेज मतलब रीसेल के लिए जो गुड्स खरीदे उस पे कोई कैरेज चार्जेस हम इंकर किए, तो ये तो हमारा बिजनेस एक्सपेंस हो गया। सो दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर अस। नंबर 3, 8600 rupees customs duty paid on import of machinery for modernization of the factory and 4500 paid on import duty for purchase of raw materials। वापस से इसमें भी दो पार्ट है, पहला बोल रहे हैं 8600 कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी से रिलेटेड जो हम कॉस्ट इंकर करें ये तो हम कैपिटलाइज करेंगे, पर सेकेंड पार्ट बोले 4500 पेड ऑन इंपोर्ट ड्यूटी फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो एक्सपेंस हम इंकर करेंगे वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सो इसमें जो दो पार्ट है, पहला पार्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, द सेकेंड पार्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर नंबर 4, 9,000 rupees interest had accrued during the year on a loan raised for the construction of factory building and purchase of machinery। ये प्रॉब्लम, ये वाला जो ट्रांजैक्शन है इसको बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, वापस से पढ़िए एक बार। रुपीज 9,000 इंटरेस्ट had accrued during the year on a loan raised for the construction of factory building and purchase of machinery। तो हमने कोई लोन लिया है, पर लोन हम किस लिए लिए? लोन हम स्पेसिफिकली लिए हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए हमने ये लोन लिया है, और हमें बोला जा रहा है कि इस लोन पे हमने 9,000 रुपए जो है इंकर किया है एज इंटरेस्ट। अब लोन लिए तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हम बोले अब ये इंटरेस्ट हमारा क्या एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ये रेवेन्यू है कि ये कैपिटल है? हम बोले इससे पहले अगर हम कोई लोन लेते हैं बिजनेस करने के लिए, हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए अगर हम कोई लोन लेते हैं तो उस पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर अस। पर हम ये भी बोले अगर हम कोई एसेट हम खरीदते हैं जनरली उससे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं
इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट, अगर हम कोई एक्सपेंस इंकर करते हैं तो हम उसको कैपिटलाइज करते हैं अलोंग विद द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोन ले रहे हैं, किस लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, और उस पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो बॉडी है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पब्लिश करती है। उन्होंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 AS 16 उन्होंने पब्लिश करी है, जो हमें क्लैरिफिकेशन देती है किस चीज पे, कि हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है ऑन लोन्स, उसको हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है इस टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए, जहां पे अगर हम कोई लोन लेते हैं फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब आप ऐसे समझो, अगर कोई एसेट आप कंस्ट्रक्ट करते हो और उसका कंस्ट्रक्शन को जो है 12 महीने से ज्यादा का समय लगता है, तो उसे हम क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। उससे रिलेटेड अगर आप कोई लोन लेते हो और उस पे आप कोई इंटरेस्ट पे करते हो, देन यू नीड टू कैपिटलाइज दैट एक्सपेंस, दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इस केस में हमने जो लोन लिया है वो हम कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हैं और उस पे हम इंटरेस्ट पे करें, सो दिस शुड बी कैपिटलाइज्ड। हालांकि इसके अलावा हम ये भी बोले फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, अगर हम परचेज करते हैं तब वापस से उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो कंस्ट्रक्शन में हमें 1 साल से ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा का टाइम लगता है, मैं मान रहा हूं ये फैक्ट्री बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली इसको टाइम तो लगेगा, 12 महीने से ज्यादा ही लगना चाहिए। उस अजम्पशन के अंडर वी शुड ट्रीट इट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके बुक में इसको दिखाया गया है एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट अगर आप टेक्निकलिटीज देखोगे, अगर आप प्रॉपर जो है प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो, तो दिस शुड बी शोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अंडर AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, AS 16 किस चीज पे? बोरोइंग कॉस्ट पे, और अंडर दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिस शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? नेक्स्ट, a sum of 1500 rupees was paid as compensation to an employee who was retrenched। मतलब कोई एम्प्लॉय को हटाया गया, उसको 1500 रुपीज दे दिया गया एज कॉम्पेंसेशन। सो ये भी हमारा डे टू डे ऑपरेशंस का ही पार्ट है। दिस विल ऑल्सो बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर अस। क्लियर है? नेक्स्ट, लास्ट प्रॉब्लम नंबर 19। Ray brothers spent a sum of 15,000 on a machinery as under। पहले 8,000 for additions to double the output, rupees 5,000 for repairs resulting from negligence, rupees 2,000 for replacing a part worn out by constant use। Classify the expenditure between capital and revenue giving reasons in brief। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोल रहे 8,000 खर्चा हुआ है फॉर एडिशन टू डबल द आउटपुट। तो कोई मशीनरी है, हम जैसे एग्जांपल लिए थे 1000 टन प्रोड्यूस कर पा रहे, अब वो उसमें कुछ चेंजेस करें जिससे वो 1000 की जगह 1500 टन प्रोड्यूस कर पाए। सो वी आर इंकरिंग एन एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज द बेनिफिट दैट विल एंजॉय इन द फ्यूचर, सो दैट बिकम्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर अस। नेक्स्ट, 5,000 फॉर रिपेयर्स रिजल्टिंग फ्रॉम नेग्लिजेंस। अब ये तो कोई डे टू डे रिपेयर हो गया, कुछ मेंटेनेंस, कुछ सर्विस कराने के लिए हम मशीनरी पे हम खर्चा कर रहे हैं। सो दिस बिकम्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे हमारा ना तो कुछ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा बेनिफिट भी नहीं एंजॉय कर पाएंगे, ना तो हम लाइफ ऑफ द मशीनरी इंक्रीज कर पा रहे हैं। सो दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लास्ट है 2,000 फॉर रिप्लेसिंग अ पार्ट worn out by constant use। So this is again part of our routine maintenance, so this is a revenue expenditure for us। हम बोले अगर मशीनरी का रूटीन मेंटेनेंस पे, रूटीन सर्विसिंग कराने पे कुछ एक्सपेंडिचर अगर हम इंकर करते हैं, सो दैट इज अगेन अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर अस। क्लियर है? आई होप इसके बाद अब आपको काफी जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मैं तो बोलता हूँ बहुत ज्यादा मजा आता है इस टाइप के प्रॉब्लम्स करने में। आप अपने एंड पे भी ट्राई कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के ट्रांजैक्शन देखो,
कुछ कुछ ट्रिकी हो सकते हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि उससे जो बेनिफिट, एक्सपेंडिचर से जो बेनिफिट मिल रहा है, क्या वो लॉन्ग टर्म है या वो शॉर्ट टर्म है, वो किस पर्पस से वो एक्सपेंडिचर इंकर हो रहा है, क्या हम उस बेनिफिट को सेम ईयर में पूरा एंजॉय कर रहे हैं या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंजॉय कर रहे हैं। आप ये सब क्वेश्चंस अपने आप से पूछोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना वेदर एन एक्सपेंडिचर इज ऑफ रेवेन्यू नेचर और अ कैपिटल नेचर।